हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीड साइकोलॉजी की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसमें हम बात करने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। देखें आज का हमारा पहला प्रश्न, तो वो पूछ रहा है कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। ये जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण कौन सा नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता होता है कि एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, वो किसी भी कारण से किसी भी प्रकार से हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, किसी भी रूप में एक व्यक्ति दूसरे से क्या है, भिन्न है। उसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। आपको ये बताना है इनमें से व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण कौन सा नहीं है। परिपक्वता है, वंशानुक्रम है, निर्देशन है या फिर वातावरण है। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 3। जो निर्देशन है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या आशा नहीं की जा सकती है कि हम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखें। उस समय शिक्षक जो कार्य करता है उससे क्या अपेक्षा नहीं करते। योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना या फिर शिक्षण विधियों को समायोजित करना। क्या है दोस्तों सही आंसर? यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षक क्या नहीं करेगा, क्या उसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। योग्यता अनुसार शिक्षण के लिए समूह बनाए जाते हैं, उनके लिए तो व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाठ्यचर्या को भी समायोजित किया जाता है, शिक्षण विधियों को भी समायोजित किया जाता है, लेकिन स्वाध्याय यानी अपने आप पढ़ने के लिए हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। CWSN का तात्पर्य क्या है, का अर्थ क्या है? मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या फिर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या फिर मृदु आवश्यकता वाले। क्या है दोस्तों सही आंसर? किसे कहते हैं CWSN बच्चे? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, CWSN के नाम से जानते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अब देखिएगा, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, उनके लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम कौन से हो सकते हैं दोस्तों? इनमें से ऑप्शन सभी अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये एक देखिए व्यवहारिक प्रश्न है। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। उनके चिंतन को प्रेरित किया जाता है और उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर दिया जाता है। वो अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से संबंधित है? आपको बताना है इनमें से कौन सी विशेषता जो है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वे कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। वो बहुत ही तुनक मिजाज होते हैं, वह सस्मी व्यवहार करते हैं, जैसे कि हाथ थपथपाना, डोलना, इसको डोलना कर लेना दोस्तों। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं, अगर मुश्किल कार्य उनको नहीं दिया जाता तो अपने आप को कम प्रेरित अनुभव करते हैं और जल्दी ही ऊब भी जाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है? जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देता है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। क्या है दोस्तों? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शामिल किया जा रहा है सामान्य कार्यक्रम में, तो आपको ये बताना है कि ये क्या है। क्या है सही आंसर? आई होप आपने ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो चेक कर लीजिएगा। आंसर नंबर है 3। ये जो है वो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही में या फिर ये सभी। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में।
क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर है वो है नंबर 4, ये सभी। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, सभी में पाए जाते हैं। रिक्त स्थान पे आपको भरना है कि मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, पिछड़ापन जो है मस्तिष्क की संरचना के कारण और कृत्यों में विभेद के कारण होता है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर है। बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। कौन से बच्चों में? कौन से बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है दोस्तों सही आंसर? सही आंसर चेक करिएगा दोस्तों, वो हमारा नंबर 2, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उन्हीं में होती हैं। जो कमजोर बच्चे हैं वो देखिएगा मूर्त मान प्रत्यय को ग्रहण ही कर सकते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली है उनमें अमूर्त विचार की योग्यता होती है। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, वो हमारा नंबर 3, 1 व 2 दोनों पाते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, या फिर उपरोक्त सभी में? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों होती है? इसके कारक कौन से होते हैं दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक, संवेगात्मक और व्यक्तिगत, वंशागत और वातावरणीय, या फिर वंशानुगत? क्या होता है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, वो है हमारा नंबर 3, इसका सही आंसर होगा नंबर 3, वंशागत और वातावरणीय होता है दोस्तों। 3 नंबर है इसका सही आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता पर? सीखने की जो योग्यता है वो किस पर डिपेंड करती है? इनमें से ऑप्शन जो आपके सामने है बताना है सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, व्यक्तिगत विभिन्नता पर। उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है वो है सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, सामान्य या समस्यात्मक बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे? इनमें से सही आंसर क्या है? उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सामान्य बच्चों के लिए, समस्यात्मक बच्चों के लिए, सामान्य और समस्यात्मक बच्चों के लिए, या फिर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए? क्या है दोस्तों सही आंसर? चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, समस्यात्मक बच्चों के लिए। उपचारात्मक विधि का जो प्रयोग है वो समस्यात्मक बच्चों के लिए किया जाता है। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, या फिर उसको कक्षा की आगे की पंक्ति में रखेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? यदि कोई समस्यात्मक बालक है और आप उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से अच्छे ऑप्शन और सही ऑप्शन का चुनाव करिएगा। तो अगर आपने पढ़ लिए हैं ऑप्शन तो चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है, बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? इनमें से विशिष्ट बालक कौन से नहीं होंगे दोस्तों? धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, या साधन संपन्न बालक? कौन सा जो है वो विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, वो हमारा नंबर 4, साधन संपन्न बालक। तो दोस्तों विशिष्ट बालक कौन सा होता है? इतनी सी बात को समझिए, जो सामान्य नहीं है वो विशिष्ट है, सामान्य से ऊपर है वो भी विशिष्ट है, और सामान्य से नीचे है वो भी विशिष्ट है। अगर प्रतिभाशाली है तो भी विशिष्ट है, और अगर कोई कमजोर बालक है तो वो भी क्या कौन सा हो गया? विशिष्ट ही लेंगे। जो सामान्य नहीं है वो सारे के सारे स्पेशल चाइल्ड में आते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की विधि है, क्या है दोस्तों? प्रतिभाशाली बालक को कैसे पहचानेंगे? अवलोकन के द्वारा, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, या सभी के द्वारा? प्रतिभाशाली बालक की पहचान की विधि क्या है? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 4, उपरोक्त सभी। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। जो वंचित समूहों के बालक हैं उनको सामान्य बालकों के साथ में ही पढ़ाना चाहिए, अलग नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या है? समावेशी शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा, विषय शिक्षा, या फिर एकीकृत शिक्षा? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, समावेशी शिक्षा। वो क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है।
प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े हुए प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनको कौन से प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? स्मरण, समझ, सृजन या फिर विश्लेषण? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। सृजनशील जो होते हैं वो भी प्रतिभाशाली होते हैं, इन्हें सृजनात्मक जो प्रश्न हैं वो दिए जाने चाहिए। गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन इनमें में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? गणित में अधिक निर्योग्यता है, कमजोर है, तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे? अभिक्षमता परीक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से, स्क्रीनिंग से या फिर उपलब्धि परीक्षण से? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा चेक करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है कौन सा है दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र लिंग भेद है, शारीरिक रचना है, मानसिक योग्यताएं हैं या फिर ये सभी हैं दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, सभी। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग होता है। व्यक्तिगत जो निदान विधि है उसका उपयोग किसके लिए होता है? बुद्धिमान बालकों के लिए, असामान्य और संतुलित बालकों के लिए, दुर्बल बालकों के लिए या फिर सामान्य बालकों के लिए? व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग जो है वो किसके लिए होता है? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, दुर्बल बालकों का अध्ययन इसके द्वारा होता है। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य, विद्यार्थियों को समरूप समूह में वर्गीकरण या फिर सारी? अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व क्या है दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा नंबर 4। ये सारे ही चीज़ें हैं जो लाभदायक है। शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत शिक्षण दिया जा सकता है उनको रुचि के अनुसार, क्योंकि अलग अलग की अलग अलग रुचि है, और उन्हें उनके अनुसार ही समूह में भी बांटा जा सकता है। ये एक वर्गीकरण का भी नया आधार है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है आपको बताना है। व्यक्तिगत विभिन्नता जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक दिशा में एक समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। कोई भी दो व्यक्ति जो है शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक दिशा में एक समान नहीं होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। किस में करता है दोस्तों? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, विशेष अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। किस में करता है दोस्तों? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, विशेष अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में या फिर कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में? क्या है दोस्तों सही आंसर इनमें से? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, विशेष अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों। इस प्रकार के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो डेली आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।